चैनल आई एम सिमरन सहानी एंड आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 द कोल्ड वॉर एरा। कोल्ड वॉर एरा आपकी बुक 1 कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का चैप्टर है एंड ये जो चैप्टर है पहले मैं अपने यूट्यूब चैनल पे पढ़ा चुकी हूँ। आई एम सिमरन, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का पूरा सिलेबस पढ़ाया हुआ है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से जाके आप अपने क्लास 12th की पॉलिटिकल का सारा सिलेबस पढ़ सकते हो। आज हम कोल्ड वॉर एरा दोबारा पढ़ेंगे फिर से, और अगर आपके पास क्लास 12th में हो आप, अगर आपके पास हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स है तो वो भी आप जाके मेरे यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को अच्छे से चेक करना, उसमें प्लेलिस्ट दी हुई है पॉलिटिकल साइंस का फुल सिलेबस, 12th का, हिस्ट्री का फुल सिलेबस और इको का। तो आप पे अगर ये तीनों सब्जेक्ट है तो आप पढ़ सकते हो मेरे चैनल से। सेकेंडली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी लॉकडाउन चल रहा है इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए क्या है, नोट्स। टीचर क्लास में नोट्स प्रोवाइड कर देती है आपको, बट फिर भी अभी आपको क्या करना है, अगर आपको नोट्स चाहिए तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे जाना है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, आपको हिस्ट्री के हर एक चैप्टर का नोट्स मिलेंगे, पॉलिटिकल के हर एक चैप्टर के नोट्स मिलेंगे एंड इको के भी। और जो नोट्स है वो दोनों तरीके से, एक टाइप्ड है यानी कि पीडीएफ फॉर्म में जो टाइप करा हुआ है, और दूसरा है आपका हैंड रिटन नोट्स। तो जो तुम्हें बेटर लगे वो तुम ले सकते हो। जाके मेरी इंस्टाग्राम आईडी का हाईलाइट सेक्शन चेक करना, लिखा है हिस्ट्री क्लास 12, इको क्लास 12, पॉलिटिकल क्लास 12। और कोल्ड वॉर एरा के ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारे के सारे मैंने टाइप करके डाले हुए हैं, तो उनका प्रिंट आउट निकलो और कोल्ड वॉर को अच्छे से प्रिपेयर कर लो। तो आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे एंड ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है हमारी बुक का। इसे पढ़ के तुम्हें पता चलेगा, जैसे कि अभी हम सबको पता है कि यूएसए एक बहुत ही ताकतवर नेशन है, तो हमें पता चलेगा कि यूएसए की टक्कर का भी एक नेशन हुआ करता था, वो कौन सा है, एंड यूएसए कैसे इतना ज़्यादा जो सुपर पावर वाली उसके अंदर जो बात है यूएसए के अंदर कैसे आई। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर 1 कोल्ड वॉर एरा एंड नॉन अलाइनमेंट। इस चैप्टर का पूरा नाम क्या है अब, कोल्ड वॉर एरा एंड नॉन अलाइनमेंट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये जो चैप्टर है आपका कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स बुक का है। तो जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स है पहले उसका मीनिंग हम देखते हैं। कंटेम्प्रेरी मतलब आज का समय, यानी कि जो हमारा मॉडर्न एरा चल रहा है उसकी बात है कंटेम्प्रेरी। वर्ल्ड मतलब हमारी जो दुनिया है, और पॉलिटिक्स मतलब क्या होता है, पॉलिटिक्स मतलब होता है पावर के लिए लड़ाई जब होती है तो उसको मेनली पॉलिटिक्स कहते हैं। अब जो भी पॉलिटिक्स में जाते हैं उसके पास क्या आती है, उसके पास पावर आती है, तो स्ट्रगल फॉर पावर इज नोन एज पॉलिटिक्स। तो ये जो बुक है इसमें हम पूरे के पूरे कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड की पॉलिटिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। कुछ कुछ न्यू टॉपिक्स भी अब हमारे ऐड होंगे इस बुक में, तो उसकी भी वीडियोस में साथ साथ बनाती रहूंगी। हम फुल सिलेबस कवर करेंगे अपना। तो आज हमें पढ़ना है अपना कोल्ड वॉर। सो व्हाट इज द कोल्ड वॉर। सबसे पहले पूरा चैप्टर में तो हम कोल्ड वॉर पढ़ेंगे ही, स्टार्टिंग बताती हूँ कोल्ड वॉर क्या होता है। कोल्ड वॉर एक ऐसे टाइप का वॉर है देखो जिसमें लड़ाई नहीं हुई, जिसमें लड़ाई नहीं हुई, आमने सामने की लड़ाई नहीं हुई। जैसे कि वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, इतने सारे वर्ल्ड उसमें इन्वॉल्व थे, कंट्रीज उसमें इन्वॉल्व थी। फिर वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हुआ हमारा कोल्ड वॉर एरा। तो ये जो कोल्ड वॉर था इसके अंदर क्या हुआ, बस आमने सामने की लड़ाई नहीं हुई दो कंट्रीज के बीच में। वो दो कंट्रीज कौन सी है, यूएसए और यूएसएसआर। ठीक है, तो जब आमने सामने की लड़ाई नहीं होती है तो उसको हमने क्या कहा है, कोल्ड वॉर, यानी कि ठंडा ठंडा माहौल रहा, लग रहा था अभी लड़ाई हो जाएगी बट लड़ाई नहीं हुई। ठीक है, तो चैप्टर में हम मेनली पढ़ेंगे कोल्ड वॉर के बारे में। तो कोल्ड वॉर के बारे में पढ़ने से पहले इंपॉर्टेंट है कि हमें पता हो कि कोल्ड वॉर से पहले हमारा जो वर्ल्ड है उसमें क्या हो रहा था। तो मैं पहले आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हुआ हमारा वर्ल्ड वॉर 1। कब हुआ, 1914 से 1918 तक हमारा वर्ल्ड वॉर चला, जिसमें काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट करा। वर्ल्ड वॉर से इतना ज़्यादा नुकसान हुआ कि हमारे यहाँ ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया, बट फिर भी जो वर्ल्ड्स थे, जो यानी कि जो कंट्रीज़ थी वो सुधरी नहीं। फिर से हुआ हमारा वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 चला 1939 टू 1945। आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हो, ये डेट्स तुम्हें रटी होनी चाहिए, कभी अपनी लाइफ में इन डेट्स को मत भूलना। ठीक है, तो ये जो वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था गाइस, ये हुआ था दो गैंग्स के बीच में। इन दो गैंग्स का नाम था, एक थी अलाइड फोर्सेस और दूसरी थी एक्सेस पावर। अलाइड फोर्सेस के 4 मेंबर थे, यूएसए, यूएसएसआर, ब्रिटेन, फ्रांस, और हमारी एक्सेस पावर की 3 मेंबर्स थे, आप कह लो जर्मनी, इटली, जापान। तो इन दोनों के बीच में हुआ वर्ल्ड वॉर 2। काफ़ी टाइम तक हमारा वर्ल्ड वॉर 2 चला, और ख़त्म कब हुआ हमारा वर्ल्ड वॉर 2,
वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ जब अमेरिका ने बॉम्ब गिरा दिया हमारे जापान के ऊपर, जिसको कौन सा बॉम्ब गिराया था? एटॉमिक बॉम्ब गिराया था हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर। पूरे वर्ल्ड में सिर्फ वो 2 ही ऐसी सिटीज़ है जिनके ऊपर एटॉमिक बॉम्ब गिरा है, हिरोशिमा, नागासाकी। क्यों गिरा था वो बॉम्ब? वर्ल्ड वॉर 2 को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया था हमारा वर्ल्ड वॉर 2, अब उसे ख़त्म होना था, तो अमेरिका ने बम गिरा के ख़त्म कर दिया। तो अगर तुमसे कोई पूछेगा वर्ल्ड वॉर 2 कैसे ख़त्म हुआ, तो आप बता सकते हो कि जब अमेरिका ने जापान के ऊपर बॉम्ब्स गिराए तो वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हो गया। अब जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ ना, देखो तो जीत किसकी होती है? हमारे एलाइड फोर्सेस यानी कि यूएसए, यूएसएसआर, ब्रिटेन, फ्रांस जीत जाते हैं और ये बेचारे एक्सेस पावर वाले हार जाते हैं। बहुत ही बुरी इकोनॉमी हो जाती है इनकी वॉर के बाद। दूसरी इकोनॉमी पे इफेक्ट किसकी पड़ता है? हमारे ब्रिटेन और फ्रांस की। बहुत समय से ब्रिटेन एंड फ्रांस हमारे लड़ाई कर रहे होते हैं, तो इनकी जो इकोनॉमी होती है बिल्कुल ख़राब हो जाती है। दूसरा रीज़न इनकी इकोनॉमी ख़राब होने का क्या होता है? ब्रिटेन, इंडिया के ऊपर ब्रिटेन राज करता था ना, ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर राज कर रहे थे। एंड 1947 में ब्रिटिशर्स से हमें आज़ादी मिल जाती है। ऐसे ही ब्रिटेन और फ्रांस जो था वो काफ़ी सारी कंट्रीज़ के ऊपर रूल करता था, कॉलोनी बना के रूल करते थे। तो ये वो पीरियड था जब सारे के सारे नेशंस जो थे वो फ्री हो रहे थे। जैसे इंडिया फ्री हुआ तो बाकी नेशन भी, साउथ अफ्रीका भी फ्री हुआ, तो ये लोगों की भी इकोनॉमी डाउन हो गई। अब बचे हमारे 2 जने। कौन जन बच गए? 2, यूएसए और यूएसएसआर। तो ये जो दोनों बचे ना, तो अब ये हमारे 2 सबसे सुपर पावरफुल लोग बच गए, यानी कि सुपर पावरफुल कंट्री बन गई जिनको कहा गया सुपर पावर्स। तो एक यूएसए आ गया एक साइड, एक आ गया यूएसएसआर। यूएसए, यूएसएसआर, और ये दोनों क्या बन गई? हमारी सुपर पावर। क्या बन गई? सुपर पावर। अब ये सुपर पावर क्यों थी? क्योंकि इन दोनों की इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग थी, इनके पास भर भर के एटॉमिक बॉम्ब पड़े हुए थे, इनकी मिलिट्री बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी, तो इसलिए ये सुपर पावर बन गई और बाकी सारी जो कंट्रीज थी इनके इशारों पे नाचने लगी। सो आगे हम पढ़ेंगे कि कोल्ड वॉर किनके बीच में होता है। यही दोनों जो सुपर पावर्स थी इनके बीच में हमारा कोल्ड वॉर। अब नाउ वी विल स्टडी आवर टॉपिक फर्स्ट, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। देखो, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस एक ऐसा पॉइंट था हमारी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के अंदर जब ऐसा लगने लगा कि भैया अभी हो गया वर्ल्ड वॉर 3। ठीक है, तो लेट्स स्टडी अबाउट द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस नाम क्या रखा है इसका? क्यूबन मतलब क्या है? क्यूबन वर्ड, क्यूबा एक आइलैंड नेशन है, यूएसए के नीचे वहां से आया है। जैसे अमेरिका है ना, अमेरिका के नीचे एक छोटा सा आइलैंड नेशन है जिसका नाम है क्यूबा। जैसे इंडिया के नीचे श्रीलंका है, वैसे ही अमेरिका के नीचे क्या है? क्यूबा। और ये जो क्यूबा था ना, ये था हमारे यूएसएसआर यानी कि सोवियत यूनियन का अलाई कौन होता है? जैसे कि उसका पार्टनर था, यानी कि क्यूबा और सोवियत यूनियन या यूएसएसआर आप कह सकते हो, ये दोनों पार्टनर्स थे। अब यूएसएसआर क्या है अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तो? यूएसएसआर इज रशिया ओनली। आपको पता है ना, रशिया है, मॉस्को है उसकी कैपिटल, हमने मॉस्को तो आजकल सुनते रहते हैं। तो जो ये रशिया है ना, पहले ये यूएसएसआर कहते थे इसको। क्यों कहते थे? क्योंकि इसके साथ खाली रशिया नहीं था, बाकी 10-12 एशिया की स्टेट्स और थी, उनको मिलाकर हम यूएसएसआर या फिर सोवियत यूनियन कहते थे। एंड ये थी हमारी सुपर पावर। तो ये जो हमारी सुपर पावर यूएसएसआर थी, इसका पार्टनर था क्यूबा। यूएसएसआर था यहाँ ईस्ट में और यहाँ नीचे हमारे वेस्ट में क्यूबा जो था इसका पार्टनर था, जो यूएसए के नीचे था। तो देखो, अप्रैल 1961 के अंदर जो हमारे यूएसएसआर के लीडर्स थे उनको ये डर लगने लगा कि यार ये जो यूएसए है ना, ये कहीं हमारे क्यूबा पे अटैक ना कर दे। और ये जो क्यूबा का जो प्रेसिडेंट था, कौन था क्यूबा का प्रेसिडेंट? फिडेल कास्त्रो, इसको हटा ना दे। क्या भैया, हमें पता है यूएसए इतना ताकतवर हैगा, तो अगर वो क्यूबा के ऊपर अटैक करके उसके प्रेसिडेंट को हटा के अपने कब्जे में ना ले ले। किसको लगी ये बात? जो हमारे यूएसएसआर के प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे, निकिता क्रुश्चेव को, और बाकी लीडर्स को ऐसा डर लगने लगा। तो उन्होंने एज अ रिजल्ट क्या करा? उन्होंने क्यूबा को एक मिलिट्री बेस में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि उन्होंने क्यूबा के अंदर बहुत सारे मिसाइल्स लगा दिए। अप्रैल 1962 के अंदर, अप्रैल 1961 में उन्हें डर लगा कि भैया हड़प ना ले इसको। 1962 में वो आके यहाँ पे हमारे क्यूबा के अंदर ये जो जगह है यहाँ पे मिसाइल्स लगा देते हैं। कौन से मिसाइल्स? एटॉमिक मिसाइल्स लगा देते हैं। और ये बात थोड़े दिनों बाद अमेरिका को पता चल जाती है। ये हॉट पॉइंट हुआ। हॉट पॉइंट मतलब क्या? पहली बार ऐसा हुआ कि अमेरिका के बिल्कुल मुंह के सामने बंदूक तान के कोई खड़ा है, यानी कि मिसाइल्स तान के कोई खड़ा है। अगर मिसाइल चले तो पूरा जो अमेरिका था वो ख़त्म हो जाता। तो दिस इज़ वाई इट इज़ नोन एज द हॉट पॉइंट ऑफ द कोल्ड वॉर, यानी कि बिल्कुल डर हो गया था कि भैया अभी वॉर हो जाएगा शुरू। ठीक है, तो जैसे ही इन्होंने 1962 में मिसाइल प्लेस करे तो 3 हफ्ते बाद अमेरिका को पता चल जाता है। उस समय पे अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन थे? जॉन एफ नीडी।
अब क्या जॉन एफ केनेडी चुप बैठेंगे, आपको क्या लगता है? नहीं, उन्होंने क्या करा, अमेरिका ने एक बिल्कुल सीरियस सा मैसेज दे दिया यूएसएसआर को, या तो मिसाइल हटा लो या फिर बहुत बुरा होगा। तो फिर रशिया भी यानी कि यूएसएसआर भी आराम से बैठ के सोचता है कि भैया नहीं, अगर हमने मिसाइल नहीं हटाए तो पता है हमें क्या होगा, वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगा, उससे दोनों को फ़ायदा नहीं होगा। तो एज अ रिज़ल्ट ये जो हमारा यूएसएसआर होता है ये मिसाइल्स वापस लेके चला जाता है। अब ये जो इतनी कहानी हमने पढ़ी मिसाइल लगाने की, मिसाइल लेके जाने की, डरने की, ये सब, इस सब को कहा गया है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। अच्छी बात ये हुई कि कोई वॉर नहीं हुआ, अगर वॉर हो जाता तो वर्ल्ड वॉर 3 उसी समय पे हो जाता और हमारे पूरा का पूरा वर्ल्ड तहस नहस हो जाता। तो इसीलिए क्यूबन मिसाइल क्राइसिस आपकी बुक में पहली बार पढ़ा रहे हैं, फर्स्ट टॉपिक ही आपका ये है, क्योंकि दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनेरियो ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा। कब हुआ था ये? अप्रैल 1961 में उन्हें डर लगा, 1962 में उन्होंने बॉम्ब लगाए, फिर उनको यूएसए ने भी धमकी दे दी और उन्होंने बॉम्ब वापस ले लिया। दिस वॉज द हाई पॉइंट इन द कोल्ड वॉर एरा। ठीक है, अब व्हाट इज द कोल्ड वॉर? अब कोल्ड वॉर क्या है? तो देखो ये जो टेंशन हुई, अब दोनों ने मिसाइल लगाए, टेंशन हुई, कॉन्फ्लिक्ट हुआ, और जो ये कंपटीशन था ना दोनों कंट्रीज़ के बीच में, यूएसए और यूएसएसआर, दोनों को ये दिखाना था भैया हम तेरे से ज़्यादा पावरफुल है, यूएसए को ये दिखाना था मैं ज़्यादा वो, यूएसएसआर को दिखाना था मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ। तो ये जो टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट और कॉम्पिटिशन था इन दोनों के बीच में, इसको बोला गया कोल्ड वॉर। क्या बोला गया? कोल्ड वॉर बोला गया। और ये भगवान का शुक्र है कि ये जो कोल्ड वॉर था ये कोल्ड वॉर ही रहा और ये कभी भी हॉट वॉर नहीं बना। क्यों? क्योंकि अगर हॉट वॉर बन गया होता तो यूएसएसआर दोनों एक दूसरे पे बॉम्ब फेंकते, दोनों खत्म हो जाते और क्या होता, बाकी कंट्रीज भी इन्वॉल्व हो जाती और वर्ल्ड वॉर 3 और सब कुछ आप समझ सकते हो क्या हो जाता। सो दिस होल सिनेरियो इज द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। अब हम पढ़ेंगे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस एक बहुत हाई पॉइंट था और उसकी वजह से हमारा जो कोल्ड वॉर था हमें समझ में आ गया कि हमें वॉर नहीं करना चाहिए। एक और रीज़न था जिसकी वजह से ये जो दोनों सुपर पावर्स हैं इनके बीच में बहुत लड़ाई रहती थी, वो क्या था? आइडियोलॉजिकल रीजंस। व्हाट इज आइडियोलॉजी? आइडियोलॉजी वो चीज़ होती है जिसके ऊपर पूरी कंट्री चलती है। जैसे इंडिया की मिक्स्ड इकोनॉमी आइडियोलॉजी आई, यानी कि हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर भी है और पब्लिक सेक्टर भी है, उस तरीके से हमारी पूरी कंट्री चलती है। आइडियोलॉजी एक वो आप कह रहे हो एक नोशन मान लो, एक थ्योरी मान लो जिसके ऊपर पूरी कंट्री चलती है। तो ये जो यूएसए और यूएसएसआर था इन दोनों की आइडियोलॉजी डिफरेंट थी। यूएसए की आइडियोलॉजी का नाम था कैपिटलिज्म और यूएसएसआर की आइडियोलॉजी का नाम था कम्युनिज्म। इन दोनों के बीच में वॉर का एक सबसे बड़ा रीज़न क्या था कि इनकी आइडियोलॉजीज डिफरेंट थी और ये दोनों ही अपनी आइडियोलॉजी को बेटर कहते थे। यूएसए कहता था मेरी आइडियोलॉजी ज़्यादा बढ़िया है, उसको पूरे देश को चलाना चाहिए, पूरे वर्ल्ड को चलाना चाहिए, और यूएसएसआर कहता था कि मेरी आइडियोलॉजी ज़्यादा बढ़िया है। तो पहले इनकी आइडियोलॉजीज पढ़ते हैं। यूएसए की आइडियोलॉजी है कैपिटलिज्म। हमने क्लास 11th में और बहुत बार पढ़ा है। कैपिटलिज्म क्या होता है? जब भी जो पूरी कंट्री है वो प्राइवेट सेक्टर के हाथों में होती है उसे क्या कहते हैं हम? कैपिटलिज्म। जिसके अंदर जो ट्रेड है और जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो प्राइवेट सेक्टर ओन करती है, उसको क्या कहते हैं? आइडियोलॉजी को कैपिटलिज्म। ये मार्केट फोर्सेस पर डिपेंड करती है। हमने पढ़ा है कि सब कुछ प्राइवेटली ओन्ड होता है, स्टेट जो है, गवर्नमेंट जो है, उसका कोई हक नहीं होता। इंडस्ट्री होती है, सब कुछ होता है, बट सब प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होता है, सब कुछ प्रॉफिट के लिए होता है। और कम्युनिज्म आइडियोलॉजी जो यूएसएसआर की थी उसमें क्या होता है? सब कुछ स्टेट कंट्रोल होता है, यानी कि सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। एक कम्युनिटी होती है वो अपना सारा हिस्सा देती है कम्युनिटी के अंदर और अकॉर्डिंगली सब में आपस में बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल आप मान लो कि एक फार्म है, अगर वो कम्युनिज्म के ऊपर चल रहा है तो सब मिलके इसके अंदर काम करेंगे, इसके अंदर सब कुछ काम करेंगे और जो रिजल्ट होगा फार्म के अंदर, अगर आप मान लो व्हीट निकल के आया, वो व्हीट अकॉर्डिंगली नीड के अनुसार हर एक फैमिली के बीच में बढ़ जाएगा। सपोज करो 15 फैमिली ने एक फार्म के ऊपर काम करा है, तो जब व्हीट निकलेगा तो नीड के अकॉर्डिंग 15 फैमिलीज के बीच में वो जो प्रोड्यूस है वो बढ़ जाएगा। तो जो कम्युनिज्म आइडियोलॉजी थी उसमें कम्युनिटीज इकट्ठे होकर काम करती थी और उनकी नीड के अकॉर्डिंग सब कुछ बढ़ जाता था। किसी के पास भी अपनी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती थी, यानी कि अगर किसी का घर भी है तो वो स्टेट ओन्ड है, गवर्नमेंट का है। इंडस्ट्री होगी गवर्नमेंट की, ट्रांसपोर्ट होगा गवर्नमेंट का, सब कुछ गवर्नमेंट का होगा, वो होती है कम्युनिज्म आइडियोलॉजी। जी, कम्युनिज्म आइडियोलॉजी के अंदर टोटलिटेरियन गवर्नमेंट होती है। टोटलिटेरियन गवर्नमेंट मतलब बहुत ही करप्टेड और स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट होती है हमारी कौन सी आइडियोलॉजी के अंदर? कम्युनिज्म के अंदर। तो ये ही दो आइडियोलॉजीज थी जिनकी वजह से जो पूरा वर्ल्ड था वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गया था। कुछ कंट्रीज चली गई कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ और कुछ हो गई कम्युनिस्टिक वर्ल्ड।
ठीक है। तो दिस वॉज द मेन रीज़न ऑफ द कोल्ड वॉर। इन दोनों जो कंट्रीज थी इनका यही राड़ा था कि मेरी आइडियोलॉजी अच्छी है और मेरी आइडियोलॉजी अच्छी है। अब नेक्स्ट हमें पढ़ना है अपना व्हाट इज़ द कोल्ड वॉर, यानी कि ये जो मैंने आपको पूरा बताया है कि कोल्ड वॉर क्यों चलता था उसके बारे में और डिटेल में हम बुकिश लैंग्वेज में अब पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक व्हाट इज़ द कोल्ड वॉर। तो जैसे ही मैंने आपको ये चैप्टर स्टार्ट करा तो मैंने तुम्हें एलाइड फोर्सेस और एक्सिस पावर के बारे में बता दिया, बट जो आपकी बुक है अकॉर्डिंग टू योर बुक तुम्हें ये व्हाट इज़ द कोल्ड वॉर वाले टॉपिक में बताएंगे कि एक थी हमारी एलाइड फोर्सेस, एक थी हमारी एक्सिस पावर, इनके बीच में लड़ाई हुई, उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गया और वर्ल्ड वॉर 2 एंड हुआ जब यूएसए ने जापान के ऊपर 2 एटॉमिक बॉम्ब्स गिराए। और देखो खाली इन दोनों के बीच में ही लड़ाई नहीं थी, बाकी सारी भी काफ़ी सारी कंट्रीज इन्वॉल्व थी, यानी कि साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज हैं जहाँ पे इंडिया आता है, साउथ ईस्ट एशिया में ही तो रहते हैं हम लोग, हमारे यहाँ की कंट्रीज, और चाइना, बुर्मा क्या है म्यांमार, ये सब कंट्रीज भी वर्ल्ड वॉर में किसी ना किसी तरीके से वर्ल्ड वॉर 2 में इन्वॉल्व थी। ठीक है, तो ये मत समझना खाली कि एलाइड और एक्सिस फोर्सेस भी थी, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज भी थी, चाइना भी था, बर्मा भी था, बर्मा इज म्यांमार, वो भी इन्वॉल्व था। ठीक है, तो वर्ल्ड वॉर 2 एंड कैसे हुआ, जब हमारा बॉम्ब गिरा दिया जापान के ऊपर तो वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया। अब देखो आपको क्या लगता है, तुम खुद सोचो, क्या किसी कंट्री के ऊपर बॉम्ब गिराना अच्छी बात है? हम सब ने आफ्टर मैथ्स देखे हैं जापान के अंदर, आप गूगल पे सर्च करके देखना कि क्या हालत हुई थी, वहाँ के लोग अभी भी डिसेबल्ड पैदा होते हैं। ठीक है, तो क्या ज़रूरत थी यूएसए को बॉम्ब गिराने की? इसके ऊपर 3 पॉइंट ऑफ व्यू दे रखे हैं। देखो कुछ लोग सपोर्ट करते हैं इसको कि ठीक करा यूएसए ने, और कुछ लोग बिल्कुल इसके खिलाफ है कि यूएसए ने बिल्कुल गलत करा बॉम्ब गिरा के। तो इसके ऊपर पूरा तुम्हारा क्वेश्चन भी आएगा एग्जाम के अंदर, और यही 3 पॉइंट्स मैं अब तुम्हें पढ़ाती हूँ। जो माइनस से लेके हैं ये क्रिटिक्स हैं, यानी क्रिटिक्स कौन होते हैं, जो किसी बात के हक में नहीं बोलते, वो क्रिटिक्स हैं, और सपोर्टर्स कौन होते हैं, जो किसी बात के सपोर्ट में बोलते हैं। तो माइनस इज क्रिटिक्स और प्लस जो है वो सपोर्टर्स हैं। तो क्रिटिक्स ने कहा कि जापान ऑलरेडी हार रहा था, एक्सेस पावर ऑलरेडी हार रही थी, जापान सरेंडर करने वाला था, यूएसए ने फालतू में बॉम्ब गिराया। नेक्स्ट चीज़ हुई कि बोला कि ये जो यूएसए ने जो ये बॉम्ब गिराया ना जापान के ऊपर, ये यूएसएसआर को अपनी ताकत दिखाने के लिए गिराया, और यूएसएसआर को मिलिट्री गेन्स करने के से रोकना चाहता था। वो कहाँ, एशिया के अंदर। यूएसएसआर कहाँ है, रशिया का एशिया के अंदर है। और जो ये था हमारा यूएसए था, इसने जानबूझ के बॉम्ब गिराया कि डराने की कोशिश कर रहा था यूएसएसआर को एक तरीके से, तो बिल्कुल गलत था। ये लोग कहते हैं हमारे यूएसए का बॉम्ब गिराना। और जो इसके सपोर्टर्स हैं जो कहते हैं, वो क्या कहते हैं कि जो ये वर्ल्ड वॉर 2 था बहुत लंबे से चल रहा था, बहुत ज़्यादा जाने जा रही थी, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी और लाइफ का लॉस हो रहा था, तो एट द एंड यानी कि वॉर को ख़त्म करने के लिए यूएसए को मजबूरन बॉम्ब गिराना पड़ा। तो इसके क्रिटिक्स भी है, सपोर्टर्स भी है। अब आप मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना कि सही था या नहीं था। ठीक है, तो कोल्ड वॉर वॉज एन आउटकम ऑफ द हमारा वर्ल्ड वॉर 2। जो कोल्ड वॉर था वो हमारा वर्ल्ड वॉर 2 का आउटकम था। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, उसके बाद हमारा कोल्ड वॉर शुरू हो गया। अब कोल्ड वॉर से हमारी 2 सुपर पावर्स इमर्ज होके आई। क्या होके आई, हमारी 2 सुपर पावर्स इमर्ज होके आई, और जो हमारा वर्ल्ड था वो बायपोलर वर्ल्ड बन गया। क्या बन गया, बायपोलर वर्ल्ड। बायपोलर मतलब ये देखो, ये हमारा वर्ल्ड है, इसके 2 पोल्स होते हैं ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो एक पोल पे तो हमारा यूएसए बिल्कुल मजे में ये सुपर पावर बन गया, और दूसरी सुपर पावर बन गया हमारा यूएसएसआर। ठीक है, तो अगर कोई बोले कि कोल्ड वॉर एरा से क्या हुआ, तो कोल्ड वॉर एरा से हमारी 2 सुपर पावर्स इमर्ज होकर आ गई, यूएसए और यूएसएसआर। ठीक है, और इनके बीच में बहुत सारी राइवलरी शुरू हो गई। राइवलरी मतलब क्या हुआ, दुश्मनी शुरू हो गई इन दोनों के बीच में। क्यों, क्योंकि दोनों चाहते थे कि हम एक दूसरे से ज़्यादा ताकतवर बने, हम एक दूसरे को नीचा दिखाएं, हम ज़्यादा सुपर खिलाएं। तो ये इन दोनों के बीच में राइवलरी शुरू हो। हमारे समझने के लिए ज़रूरी है देखो कि ये जो 2 सुपर पावर्स थी, इन्होंने वॉर क्यों नहीं करा, ये कोल्ड वॉर में ही क्यों रही। इसका सबसे बड़ा रीज़न देखो ये है कि जब जापान के ऊपर एटॉमिक बॉम्ब गिरा तो सबको समझ में आ गया कि भैया एटॉमिक बॉम्ब का जो हमला है वो कोई आसान चीज़ नहीं है, इसके आफ्टरमैथ्स बहुत टाइम तक रहते हैं और इससे पूरा का पूरा देश तहस नहस हो जाता है। तो अगर यूएसएसआर पे बॉम्ब गिराएगा तो ऑब्वियसली यूएसएसआर भी वापसी बॉम्ब गिरा देगा, और इससे दोनों के दोनों ही नेशन को कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, दोनों ही तहस नहस हो जाएंगे। तो ना इसका प्रॉफिट होगा और ना इसका प्रॉफिट होगा। यही एक ऐसा रीज़न था जिसकी वजह से कोल्ड वॉर नहीं
नहीं हुआ, वरना दोनों कंट्रीज बहुत आराम से बॉम्ब्स गिरा सकती थी। और ये जो रीज़न था ना अपनी जान बचाने के लिए जो उन्होंने अटैक नहीं करा, इसको कहते हैं हम डेटरेंस रिलेशन। डेटरेंस रिलेशन मतलब क्या है, एक ऐसा समय, यानी कि अगर तुम हमला करोगे तो सामने वाला भी तुम्हारे पे हमला कर देगा और कोई प्रॉफिट नहीं होगा तुम्हारे वॉर का। तो इसकी वजह से इस जो सिनेरियो होता है इसको क्या कहते हैं हम, डेटरेंस। तो जो हमारा कोल्ड वॉर था वो हॉट वॉर इसलिए नहीं बना, किसकी वजह से नहीं बना, लॉजिक ऑफ डेटरेंस की वजह से। लॉजिक ऑफ डेटरेंस, इसके ऊपर जो ये यूएसए था इसके पास भारी मात्रा में बहुत सारे एटॉमिक बॉम्ब्स थे, और ये जो यूएसएसआर था इसके पास भी भारी मात्रा में एटॉमिक बॉम्ब्स थे। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती कि यूएसए यूएसएसआर पे अटैक करता तो एज अ रिजल्ट यूएसएसआर भी इस पे काउंटर अटैक कर देता और दोनों के दोनों नेशंस ही हमारे ख़त्म हो जाते, डिस्ट्रॉय हो जाते। क्यों, जब दोनों एक दूसरे के ऊपर एटॉमिक बॉम्ब गिरा देंगे तो एज अ रिजल्ट द वर्ल्ड विल एंड। यही एक ऐसा रीज़न था जिसकी वजह से हमारा जो वर्ल्ड वॉर 3 है वो नहीं हुआ। देखा कि ये दोनों साइड्स आपस में अटैक इसलिए नहीं करी थी बिकॉज देयर वाज अ डेटरेंस रिलेशनशिप। डेटरेंस रिलेशनशिप मतलब क्या है कि दोनों ही जो पावर्स हैं यानी कि सुपर पावर्स हैं उन दोनों के पास कैपेसिटी तो है अटैक करने की, पर वो अफोर्ड नहीं कर सकती वो अटैक करना। क्यों, क्योंकि भैया खुद का भी नुकसान होगा अगर वॉर स्टार्ट करेंगे तो। यही एक ऐसा रीज़न था जिसकी वजह से कोल्ड वॉर जो है वो कोल्ड वॉर रहा और वो हॉट वॉर नहीं बना। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि कोल्ड वॉर क्यों रहा, तो आप सिंपल लैंग्वेज में बताना बिकॉज ऑफ द लॉजिक ऑफ डेटरेंस। And what is logic of deterrence? It is a situation in which both the sides have the capacity to attack but they do not attack because they cannot afford to retaliate। यानी कि अफोर्ड नहीं कर सकती है वो रिटेलिएट करना क्योंकि वो खुद भी खत्म हो जाएंगी। ऑफ डेटरेंस वाली सिचुएशन आ गई थी, यानी कि दोनों को ही अटैक नहीं कर सकते थे। तो इस सिचुएशन में दोनों ही कंट्रीज के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट था कि उन्हें रैशनल और रिस्पॉन्सिबल तरीके से बिहेव करना है। रैशनल रिस्पॉन्सिबल बिहेव क्यों करना है, क्यों, क्योंकि दोनों ही कंट्री के पास भारी मात्रा में न्यूक्लियर वेपन्स थे। अब कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कोई जानबूझ के अटैक करने की धमकी दे दे, यानी कि अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, सपोज करो कि यूएसए ने मिसअंडरस्टैंडिंग कर ली कि भैया रशिया तो हमारे पे मिसाइल फेंकने वाला है, तो उन्होंने रिटेलिएट कर दिया, या फिर अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन पहुंच गई, कई सिचुएशन ऐसी हो सकती हैं। तो इसलिए दोनों ही कंट्रीज़ को बहुत ही रैशनल और रिस्पॉन्सिबल तरीके से बिहेव करना था कि भैया तरीके से चलो, क्योंकि अगर मिसाइल गिराएंगे तो किसी को भी फ़ायदा नहीं चलेगा। तो इसीलिए रैशनल और रिस्पॉन्सिबल, ये जो लॉजिक ऑफ डेटरेंस जो सिनेरियो था इसमें दोनों ही कंट्रीज़ के लिए इंपॉर्टेंट था कि वो रैशनल और रिस्पॉन्सिबल तरीके से बिहेव करें। अब लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, द इमर्जेंस ऑफ द टू ब्लॉक्स। देखो जो ये हमारा कोल्ड वॉर था ना, इसके बहुत सारे रिजल्ट्स हुए। कोल्ड वॉर का सबसे बड़ा रिजल्ट क्या था, इमर्जेंस ऑफ टू ब्लॉक्स, यानी कि जो हमारा पूरा वर्ल्ड था वो दो हिस्सों में बढ़ गया था। एक हो गया था यूएसए का गैंग और एक हो गया था यूएसएसआर का गैंग। तो यूएसए के गैंग का क्या नाम था, क्या उनके मेंबर्स थे, और यूएसएसआर के गैंग मेंबर्स का नाम हम पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, द इमर्जेंस ऑफ द टू ब्लॉक्स। द इमर्जेंस ऑफ टू ब्लॉक, तो कोल्ड वॉर की वजह से क्या हुआ कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा पूरा वर्ल्ड था वो दो कैंप्स में या ब्लॉक कह लो आप, उसमें डिवाइड हो गया था। अब हमारा आप स्कूल को मान लो एक अपना ये जो अपना वर्ल्ड है इसको मान लो एक गैंगलैंड हो गया था। गैंगलैंड के अंदर दो गैंग्स थे, एक का नाम था यूएसए, एक का नाम था यूएसएसआर। अब जो यूएसएसआर था उसने अपने फ्रेंड्स बनाए, उसने अपने गैंग के मेंबर्स इकट्ठे करे, और यूएसए ने अपने गैंग के मेंबर्स इकट्ठे करे, और पूरा गैंगलैंड वाला सा सीन हो गया था। ठीक है, तो जो गैंग मेंबर्स थे वो क्यों इकट्ठा करते थे। अब आप खुद सोचो कि कोई गैंग अपने गैंग में मेंबर्स क्यों लेगा अपनी दादागिरी दिखाने के लिए, यानी कि अपनी इन्फ्लुएंस दिखाने के लिए। तो यूएसए अपने अलाइज बनाता था। एलाइज वर्ड पॉलिटिक्स में अगर आप गैंग मेंबर्स की जगह एलाई वर्ड बोलोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो जो यूएसए था वो अपने एलाई बनाता था अपनी दादागिरी दिखाने के लिए, अपनी इन्फ्लुएंस दिखाने के लिए, और यूएसएसआर अपने एलाइज बढ़ाता था अपनी दादागिरी दिखाने के लिए। तो दोनों का क्या काम था कि वो अपने अलाइज बनाए, और जो अलाइज थे यानी कि जो मेंबर्स थे, जो छोटी छोटी कंट्रीज जिसको अलाइज बनाते थे, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो अपने सुपर पावर जो है, जो उनकी बॉस सुपर पावर है, उसके साथ टाई करके रहे, यानी कि उसके चमचे बन के रहे। यानी कि अगर यूएसएसआर के ही अलाई कौन था, क्यूबा, तो क्यूबा की क्या ड्यूटी थी, क्यूबा की ड्यूटी थी कि उसको जो यूएसएसआर है उसका चमचा बन के रहना है। ठीक है, इसी तरीके से जो हमारी यूरोप था ना, सबसे पहले यूरोप का डिवाइड हो गया। यूरोप कॉन्टिनेंट है हमारा, यूरोप के अंदर क्या हुआ, बीच में से उसे डिवाइड कर दो। जो पूरा का पूरा जो वेस्ट यूरोप की कंट्रीज थी वो सब चली गई यूएसए के साइड पे, और जो पूरी की पूरी ईस्ट यूरोप की कंट्रीज थी वो चली गई यूएसएसआर की साइड पे। तो जो पूरा का पूरा वर्ल्ड था वो दो कैंप्स में डिवाइड हो गया था, एक यूएसएसआर का, एक यूएसए का।
दिस नाउ यू माइट बी थिंकिंग दैट ये जो अलाई थे यानी कि जो छोटी छोटी कंट्रीज थी ये यूएसए और यूएसएसआर का अलाई यानी कि उनका पार्टनर या उनका फ्रेंड या उनका चमचा क्यों बन रही थी, क्योंकि देखो ये इसलिए बन रही थी उनको बहुत सारे फायदे मिलते थे सुपर पावर के साथ होने के। एक तो इकोनॉमिक एड देता था यानी कि अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम होती थी तो यूएसए मदद करेगा उसके अलाई की या यूएसएसआर करेगा। दूसरा इनको क्या थी, ये इन्हें वेपन्स प्रोवाइड करते थे, बहुत अलग अलग तरीके के जो वेपन्स होते हैं और मिलिट्री होती है ये इन्हें सपोर्ट करते थे। और दूसरा लोकल राइवल यानी कि जैसे हर एक जो कंट्री होती है ना उसका जो नेबर होता है वो उसका राइवल होता है। जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में काफ़ी सारी राइवलरी चलती रहती है, तो वैसे ही हर एक जो कंट्री होती है ना, देखो जो उसका पड़ोसी देश होता है उसके किसी ना किसी बात पे राइवलरी होती है, तो ये हेल्प करते थे पड़ोसी देश से लड़ने के लिए भी। तो ये प्रोटेक्शन भी देते थे, इकोनॉमिक एड भी देते थे और वेपन्स भी देते थे। इसीलिए जो छोटी छोटी कंट्रीज होती थी कुछ यूएसए के साइड हो रही थी और कुछ यूएसएसआर के। तो ये जो सिचुएशन थी एक दूसरे के साइड होने वाली, ये जो गैंग वाली सिचुएशन आ गई थी पूरे वर्ल्ड के अंदर, इसने थ्रेट करा था कि ये पूरे वर्ल्ड को डिवाइड कर देगी 2 कैंप्स के अंदर। जो हमारा पूरा वर्ल्ड था वो डिवाइड हो गया था बिटवीन 2 कैंप्स। एक कैंप हो गया था हमारा वेस्ट यूरोप प्लस यूएसए का और दूसरा कैंप था हमारा ईस्ट यूरोप प्लस यूएसएसआर। यानी कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जितनी भी वेस्ट यूरोप कंट्रीज थी वो यूएसए के गैंग में चली गई थी एंड जितनी भी ईस्ट यूरोप की कंट्रीज थी वो यूएसएसआर के गैंग में चली गई थी। अब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो देखो यूएसए ने क्या करा, यूएसए ने ट्रीटी साइन करी यूरोप की 12 स्टेट्स के साथ। देखो जो पॉलिटिक्स है उसमें कई बार हम कंट्रीज को स्टेट वर्ड बोलते हैं, तो यूएसए ने यानी कि अमेरिका ने ट्रीटी साइन करी यूरोप की 12 कंट्रीज के साथ जिसको कहा गया नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये कब साइन हुई थी, अप्रैल 1949 में, ठीक है। एक हो गई हमारी नेटो। अब जो हमारा यूएसएसआर था यानी कि सोवियत यूनियन, उसने भी अपनी एक ट्रीटी साइन करी वेस्ट ईस्ट यूरोप की कंट्रीज के साथ जिसको कहा गया वार्सो पैक्ट। तो जो पूरा जो आपका मैप दे रखा है बुक में, एक दे रखा है नेटो नेशंस, एक दे रखा है वार्सो पैक्ट नेशन। तो नेटो वाली सारी यूएसए के मेंबर्स हैं और जो वार्सो पैक्ट वाली है वो सारे यूएसएसआर के मेंबर्स हैं। नेटो ने क्या कहा, ये जो 12 स्टेट हैं हम सब एक साथ हैं, यानी कि अगर उन 12 में से किसी एक पे भी हमला होगा तो सब काउंटर अटैक करेंगे, यानी कि सब के सब जवाब देंगे। यानी कि 12 में से किसी एक पे भी हमला करोगे तो बाकी जितने भी फ्रेंड्स होंगे, जितने भी उसके मेंबर्स हैं वो सब अटैक करेंगे। दिस वाज नेटो। और क्या होता है, जो हमारा वार्सो पैक्ट है उसने भी यही कहा कि अगर हम पे कोई अटैक करेगा तो हम भी काउंटर बैक करेंगे। एक तो इन्होंने पूरे यूरोप को 2 पार्ट्स में बांट दिया, आधे चले गए यूएसए की तरफ, आधे चले गए यूएसएसआर की तरफ। दूसरी चीज इन्होंने क्या, और ये जो इनका अलायंस सिस्टम था ये खाली यूरोप तक ही नहीं रहा, इन्होंने अपने अलायंस सिस्टम को आगे एशिया तक भी लेके गए। जो अमेरिका था उसने वेस्ट एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर ट्रीटीज साइन करी। कौन सी ट्रीटीज साइन करी, यूएसए की 2 ट्रीटीज के बारे में हमें और बता रखा है, सिएटो और सेंटो। सिएटो क्या है, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो यूएसए ने साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ करी, और एक करी सेंटो। सेंटो इज सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो उसने सेंट्रल एशिया की कंट्रीज के साथ करी। तो यूएसए अपने मेंबर्स बढ़ाए जा रहा था। एज अ रिजल्ट क्या हमारा यूएसएसआर चुप बैठेगा, क्या वो अपने गैंग मेंबर्स नहीं बढ़ाएगा, उसने भी बढ़ाए। उसने एज अ रिजल्ट चाइना, वियतनाम, नॉर्थ कोरिया और इराक के साथ अपनी फ्रेंडशिप बनाई। तो दोनों के दोनों अपने गैंग के मेंबर्स को यानी कि अपने अलाइज को बढ़ाने में लगे हुए थे। 2 कैंप बन गए थे, एक बन गया था यूएसए का, एक बन गया था यूएसएसआर का। जो यूएसए का कैंप है उसे मेनली क्या कहा जाता है, नेटो, और दूसरा हमारा वार्सो पैक्ट, जिसका पूरा बढ़िया सा मैप आपकी बुक में दे रखा है। जो कोल्ड वॉर था इसका मेन खतरा क्या हो गया था कि ये पूरे वर्ल्ड को 2 कैंप्स में डिवाइड कर देगा और हर कंट्री अपने एक कैंप को चुन रही थी। बट कुछ ऐसी कंट्रीज भी थी देखो जिनको किसी के साथ भी नहीं जाना था, जिनको ना यूएसएसआर के साथ जाना था ना यूएसए के साथ। ये वो कंट्रीज थी जिनको अभी अभी इंडिपेंडेंस मिली थी फ्रॉम ब्रिटेन एंड फ्रांस, यानी कि जो अभी अभी कॉलोनियलिज्म से बाहर थी। जैसे कि इंडिया अभी अभी 1947 में हम लोगों को आज़ादी मिली और कुछ टाइम बाद ही हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आ गई कि या तो हम यूएसए के साइड हो जाए या यूएसएसआर की साइड। तो ये सिचुएशन जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी, कॉलोनीज कौन है, जो ब्रिटेन और फ्रांस जिनके ऊपर राज कर रहे थे, न्यूली इंडिपेंडेंट जो कम्युनिस्ट कंट्रीज थी, कॉलोनाइज कंट्रीज थी, उनके लिए बहुत मुसीबत हो गई थी कि भैया क्या अभी अभी तो ब्रिटेन और फ्रांस वाले हमें छोड़ के गए और फिर आ जाएगा यूएसए और रशिया हमारे ऊपर राज करने के लिए। तो ये बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन हो गई थी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज के लिए कि उन्हें कोई ना कोई कैंप को चुनना पड़ेगा। तो इसका भी एक रिजल्ट निकला, क्या निकला, नॉन अलाइनमेंट, जो हमारे चैप्टर का नाम है कोल्ड वॉर एरा एंड नॉन अलाइनमेंट।
काफ़ी सारी ऐसी कंट्रीज थी जिनमें एक इंडिया भी थी, लास्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे, जिन्होंने नॉन अलाइनमेंट साइन करा। नॉन अलाइनमेंट मतलब कि ना तो हम यूएसए के साथ जाएंगे ना ही यूएसएसआर के साथ जाएंगे, हम अकेले रहेंगे। तो वो क्या हुआ, नॉन अलाइनमेंट। आगे उसके बारे में पढ़ाऊंगी। मैंने आपको बताया कि जो यूएसएसआर था उसने चाइना, नॉर्थ कोरिया, इराक उसको अपना फ्रेंड बनाया। तो ये जो इनके अलाइज होते थे, कभी कभी ऐसा होता था इनके बीच में भी लड़ाई हो जाती थी, जैसे कि पार्टनर्स के बीच में लड़ाई होती है, वैसे ही लड़ाई हो गई हमारे चाइना और यूएसएसआर के बीच में। चाइना और यूएसएसआर जो था ना, पहले बहुत अच्छे फ्रेंड हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि इनकी जो आइडियोलॉजी थी, अभी जो पहले मैंने आपको पढ़ाया कम्युनिज्म, इन दोनों की आइडियोलॉजी बिल्कुल सेम थी। कौन सी? कम्युनिज्म। बट इनके बीच में 1950 के अंदर किसी ना किसी बात पे बहस होने लगी, जिसको क्रैक और स्प्लिट्स कहा गया है। और 1969 में इनके बीच में छोटा सा वॉर भी लड़ा गया, चाइना और यूएसएसआर के साथ। देखो चाइना तो हमें पता ही है, चाइना किसी के साथ ज़्यादा टाइम तक रहता नहीं है, तो चाइना ने इनसे भी काफ़ी टाइम तक लड़ाई करी। तो वैसे तो वो उसका अलाय था, बट इनके बीच में क्रैक और स्प्लिट आया और लड़ाई भी हुई। तो जो कंट्रीज़ के बेनिफिट्स के बारे में तो पढ़ लिया कि ये जो छोटी छोटी कंट्रीज़ थी, इनको इकोनॉमिक एड मिलता था, वेपन्स मिलते थे, लोकल रेबल से प्रोटेक्शन मिलता था, इसलिए ये यूएसए और यूएसएसआर के साथ जाती थी। अब ये इतनी बड़ी बड़ी एटॉमिक बॉम्ब्स वाली कंट्री, इतनी अमीर कंट्री यूएसए और यूएसएसआर, इनको क्या ज़रूरत थी छोटे छोटे देशों को अपना फ्रेंड बनाने की? इनको भी ज़रूरत थी, वो मैंने यहाँ लिखी है। क्या ज़रूरत थी इन्हें? इन्हें लोकेशन मिलती थी स्पाई करने की, यानी कि अब अगर यूएसए को यूएसएसआर के ऊपर स्पाई करना है तो वो किसी वेस्ट यूरोप की कंट्री के अंदर अपना स्पाई बिठा देगी और इसके ऊपर स्पाई करेगी। नेक्स्ट चीज़ क्या हो गई? रिसोर्सेज मिलती थी, ऑयल मिलता था। आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स क्या है? ऑयल, तेल। तो हमारे यूरोप के अंदर और बहुत सारा ऑयल मिलता है काफ़ी कंट्रीज़ के अंदर, तो इन्हें रिसोर्सेज, ऑयल हो गया, और भी काफ़ी सारी रिसोर्सेज थी, वो इनको मिलती थी इन छोटी छोटी कंट्रीज से। दूसरी क्या हो गई? टेरिटरी फॉर वेपन्स एंड ट्रूप्स, यानी कि ये अपनी मिलिट्री बेस बना सकते थे इन कंट्रीज के अंदर और दूसरे को धमका सकते थे। एंड लास्ट चीज़ क्या है कि ये जो छोटी छोटी कंट्रीज थी ना, ये जो इनकी मिलिट्री थी उसको इकोनॉमिकली सपोर्ट करती थी। इन सबसे इनको थोड़ा थोड़ा पैसा मिलता था, उनसे इनकी मिलिट्री आराम से चल जाती थी। तो एक तो इन्हें टेरिटरी मिल रही थी स्पाई करने की, दूसरा बेस मिल रहा था, मिलिट्री बेस, जैसे कि क्यूबा के अंदर आके उसने अपने मिसाइल लगा दिए तो बेस मिल रहा था। थर्ड क्या हो गया? रिसोर्सेज मिल रही थी। एंड फोर्थ क्या था कि इकोनॉमिक, थोड़ा थोड़ा इकोनॉमिक गेन भी मिलता था, उससे अपनी मिलिट्री का खर्चा चला लेते थे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी? आइडियोलॉजिकल रीजन। आइडियोलॉजी जो मैंने अभी तुम्हें पढ़ाई, सबसे इंपॉर्टेंट इन दोनों के बीच की लड़ाई का क्या ही था कि यूएसए कहता था कि मेरी आइडियोलॉजी ज़्यादा अच्छी है, यूएसएसआर कहता था कि मेरी आइडियोलॉजी ज़्यादा अच्छी है। यूएसए की आइडियोलॉजी कौन सी है? कैपिटलिज्म। और यूएसएसआर की कौन सी है? कम्युनिज्म। ठीक है, तो जिसके जितने ज़्यादा फ्रेंड्स उसकी आइडियोलॉजी अच्छी। अब यूएसए कहता था कि मेरी कैपिटलिज्म अच्छी है और यूएसएसआर कहता था कि मेरी कम्युनिज्म अच्छी है। तो जिसके गैंग मेंबर ज़्यादा, अगर इसके 5 हैं और इसके 4 है तो हम कहेंगे यूएसए की आइडियोलॉजी अच्छी है, और अगर कभी इसके ज़्यादा हो गए तो हम कहेंगे यूएसएसआर की आइडियोलॉजी अच्छी है। तो सबसे बड़ा रीज़न इनका कैंप्स बनाने का, इनका अपने गैंग में गैंग मेंबर्स लाने का क्या था कि इनको अपनी आइडियोलॉजी को सुप्रीम दिखाना था। तो अब विद दिस हमारा हाफ ऑफ द चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है जिसमें हमें पढ़ाएंगे अरेनाज ऑफ द कोल्ड वॉर के बारे में। देखो कोल्ड वॉर में ऐसा नहीं है कि कोई वॉर नहीं हुआ, वॉर हुए थे, छोटे छोटे वॉर्स हुए थे जो यूएसए और यूएसएसआर के बीच में नहीं लड़े गए, इनके जो अपने चमचे थे ना, जो इनके अलाइज थे, उनके बीच में लड़े गए। तो लेट्स स्टडी नेक्स्ट टॉपिक अरेनाज ऑफ। शुरू करना है हमें अपना अरेनाज ऑफ द कोल्ड वॉर। तो देखो अरेनाज ऑफ द कोल्ड वॉर में हम उन जगहों के बारे में पढ़ेंगे जहाँ पे कोल्ड वॉर के टाइम पर वॉर्स हुए थे। देखो ये जो दोनों कंट्रीज़ थी ना, यूएसए और यूएसएसआर, ये लोग क्या करते थे, इनके बीच में बहुत तगड़ी वाली दुश्मनी चल रही थी। बट इन्होंने जो वॉर्स करे ना कोल्ड वॉर के टाइम पे, कोई भी वॉर इन्होंने अपनी ज़मीन पर नहीं करा। वॉर्स हुए इनके जो पार्टनर्स थे, यानी कि इनके जो अलायंस थे, जैसे अभी मैंने आपको बताया इनके जो गैंग मेंबर्स थे, अगर आप पॉलिटिक्स लैंग्वेज में देखो तो उनको कहते हैं अलायंस मेंबर्स। इनका अलायंस सिस्टम था, एक नेटो, एक वार्सो पैक्ट। जो इनके अलायंस के मेंबर्स थे उनकी कंट्रीज़ के अंदर काफ़ी सारे वॉर्स हुए, और ये वॉर सिर्फ और सिर्फ इन लोगों की वजह से हुए थे। किसकी? यूएसए और यूएसएसआर की वजह से। तो इन्होंने बहुत ही चालू तरीके से अपना काम करा। अपनी तो इन्होंने ज़मीन पर लड़ाई नहीं करी, बाकी जो देश थे जिनको इन्होंने अपना पार्टनर्स बना रखा था उनके यहाँ बहुत सारी वॉर्स हुए। तो 6 अरेनाज ऑफ कोल्ड वॉर है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अरेना मतलब क्या है? अरेना एक ऐसा एरिया जहाँ पे वॉर हुआ
पर वो वॉर इतनी ज़्यादा लेवल तक नहीं हुआ कि हमारे वर्ल्ड के अंदर एक न्यूक्लियर वॉर या फिर थर्ड वर्ल्ड बन जाए। क्यों? क्योंकि अगर यूएसए और यूएसएसआर के बीच में लड़ाई हो जाती तो ऑब्वियस है क्या हो जाता, न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट हो जाता या फिर हमारा थर्ड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता। तो इन दोनों अरेनाज और कोल्ड वॉर होना एक तरीके से अच्छा ही था। क्यों? क्योंकि जो छोटे छोटे देश हुए उनमें लड़ाई हुई, सुपर पावर्स के बीच में अगर डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन हो जाती तो उसी समय थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाता। तो लेट्स स्टडी अबाउट द अरेनाज ऑफ द कोल्ड वॉर। तो अगर अरेना का मतलब आपको पूछेंगे तो क्या है, वो एरिया जहाँ पे वॉर हुआ बट वो वॉर उतने ज़्यादा लेवल तक नहीं पहुँचा कि वहाँ पे थर्ड वर्ल्ड वॉर बन जाए। ठीक है, तो शूटिंग वॉर्स हुए बट इट डिड नॉट लेड टू द अनदर वर्ल्ड वॉर। आपकी बुक में लाइन लिखी हुई है, वो तुम समझ जाओगे अब। और दूसरा क्या है कि ये जितने भी वॉर्स हुए ये डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन बिटवीन जितने भी जो ये वॉर्स थे, डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन मतलब जो वॉर हुए वो सिर्फ और सिर्फ इन दोनों की दुश्मनी की वजह से ही हुए थे। पहला वॉर हुआ कोरिया के अंदर 1950 से 1953 तक चला, जिसको कोरियन वॉर कहते हैं। ठीक है, दूसरा वॉर हुआ हमारा बर्लिन जो 1958 से 62 तक चला। देखो बर्लिन एयरलिफ्ट है, उसके बारे में तुम्हारे लिए जानना ज़रूरी है। बर्लिन जो हैगा उसके बीच में से ईस्ट बर्लिन और वेस्ट बर्लिन करके उसका बंटवारा हो गया। अभी आप नेक्स्ट चैप्टर एंड ऑफ बायोपोलैरिटी में मैं इसके बारे में पढ़ाऊंगी। तो जो ईस्ट बर्लिन था, हमेशा सुन लेना कि ईस्ट वाली जितनी भी साइड्स है वो यूएसएसआर के साइड थी और वेस्ट वाली जितनी भी साइड्स थी जैसे वेस्ट यूरोप की कंट्रीज़ वो यूएसए के साइड थी। तो ईस्ट बर्लिन जो था वो यूएसएसआर के उसमें था और जो वेस्ट बर्लिन था वो हमारा यूएसए के अंडर में था। तो ईस्ट बर्लिन में क्या करा, हमारे जो यूएसएसआर के उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे स्टेलिन, उन्होंने बीच में दीवार खड़ी कर दी और वेस्ट बर्लिन में जो भी खाना पहुंचने की जगहें थी उसको लॉक कर दिया। जैसे कि आप समझ लो कि आपका जो शहर है उसको बीच में से लॉक कर दिया, तुम्हारे यहाँ तक खाना नहीं पहुँच पा रहा है। तो उस समय पे यूएसए ने क्या करा, एयर लिफ्ट करी, यानी कि हर 1 घंटे में हेलीकॉप्टर आता था और वो नीचे खाना पहुँचाता था। तो बर्लिन वॉर हुआ। दूसरा हुआ हमारा कॉन्गो वॉर 1960s के अंदर। तो हर एक अरेना में वॉर होते रह रहे थे। पहले एक वॉर हुआ, दूसरा वॉर हुआ, तीसरा वॉर हुआ। तो ये जो क्राइसिस थे, ये जो बार बार वॉर हो रहे थे, इससे खतरा और बढ़ गया था। जैसे ही एक अरेना से दूसरे अरेना में जा रहे थे, मतलब एक वॉर हुआ, दूसरा वॉर हुआ, तीसरा वॉर हुआ, तो खतरा और बढ़ गया था कि भैया अभी हो जाएगा हमारा थर्ड वर्ल्ड वॉर। ओके, तो जब भी कोई वॉर होता है तो हमें पता है कि प्रॉपर्टी का भी लॉस होता है और लाइफ का भी लॉस होता है। तो वियतनाम और अफगानिस्तान के अंदर भी दोनों के दोनों सुपर पावर्स की वजह से लड़ाई हुई। वियतनाम और अफगानिस्तान का वॉर भी अरेना ऑफ द कोल्ड वॉर में आता है, बट आपकी बुक में नहीं दे रखी है इसकी टाइमलाइन, इसलिए मैं तुम्हें नहीं बता रही हूँ। वैसे तुम गूगल सर्च करके देख सकते हो, बट बुक में नहीं दिया इसलिए मैं तुम्हें एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रही हूँ। बट अरेनाज ऑफ द कोल्ड वॉर में वियतनाम वॉर और अफगानिस्तान वॉर भी आता है। तो जैसे जैसे ये लोग बार बार वॉर हुए जा रहे थे अलायंस के अंदर, तो डर बढ़ रहा था हमारे न्यूक्लियर वॉर के होने का। ठीक है, और जो ये हमारी 2 वर्ल्ड्स के बारे में हमने पढ़ा। एक हो हमारा फर्स्ट वर्ल्ड था जो नेटो से चलता था, यानी कि जो फर्स्ट वर्ल्ड की कंट्रीज थी वो नेटो की मेंबर्स थी। दूसरा वर्ल्ड था हमारी किसके मेंबर्स थी, वार्सो पैक्ट की। बट एक हमारा थर्ड वर्ल्ड भी था जिसके बारे में मैंने अभी तुम्हें बताया था, नैम। कौन है ये, नैम, यानी कि नॉन अलाइनमेंट कंट्रीज। ये जो थी ना, ये कौन सी कंट्रीज थी जिन्हें अभी अभी आज़ादी मिली थी ब्रिटिशर्स से। वो ये जो नैम की सारी कंट्रीज थी ये नहीं चाहती थी कि वर्ल्ड वॉर हो, थर्ड वर्ल्ड वॉर हो, तो इसलिए ये लोग नेगोशिएशंस कराती थी बिटवीन द 2 सुपर पावर्स। ये दोनों जैसे कि कॉम्प्रोमाइज़ कराती थी। समझ लो कि 2 दोस्तों की लड़ाई होती है तो एक दूसरा दोस्त आके कह रहा है कि भाई कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, तो इस तरीके से हमारी नैम की कंट्रीज वर्क करती थी। एग्जाम्पल बता रखा है हमारी बुक में कि जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्होंने कोरियन वॉर के अंदर जाकर सेटलमेंट करवाई थी, और जो हमारे यूएन के जनरल सेक्रेटरी थे उन्होंने कॉन्गो वॉर के अंदर सेटलमेंट कराई थी कि जो वॉर है वो खत्म। ओके, तो जो हमारे नैम के लोग थे वो इनके बीच में कॉम्प्रोमाइज़ करवाते थे। तो ये जो कोल्ड वॉर था ये इनकी राइवलरी ख़त्म नहीं करता था, बस ये प्रिवेंट करता था कि वॉर ना हो। राइवलरी मतलब क्या होती है, दुश्मनी। ये जो कोल्ड वॉर था ये दुश्मनी को ख़त्म नहीं कर रहा था। अब जब दुश्मनी ख़त्म नहीं हो रही थी तो इन दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट हो गया था कि ये अपने पास भारी मात्रा में जो वेपन्स वगैरह है उनको पैक करके रखे, यानी कि इनको हर समय रेडी रहना पड़ता था वॉर के लिए। तो दोनों जो कंट्रीज़ थी वो हर समय अपने पास आर्मी, मिलिट्री और न्यूक्लियर वेपन्स को रेडी करके रखती थी, और हर समय वॉर का खतरा रहता था। द वॉर माइट अकर एनी टाइम। दोनों ही कंट्रीज को समझ में आ गया था कि देखो वॉर तो करना नहीं है, न्यूक्लियर वॉर हो गया तो सब कुछ खत्म है, बट फिर भी एक डर था कि वॉर हो सकता है। कैसे हो सकता है, इमेजिन करो, जैसे मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ही बता दिया था, अगर कोई न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो गया, गलती से कोई न्यूक्लियर बॉम्ब फट गया और यूएसए को लगने लगा कि ये तो यूएसएसआर ने फोड़ा है, या फिर कोई जो सोल्जर है उसने जानबूझ के कोई वेपन लॉन्च कर दिया, तो ऐसी सिचुएशन
सिचुएशंस को अवॉइड करने के लिए कि कोई न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो गया या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई या फिर किसी ने जानबूझ के न्यूक्लियर वेपन लॉन्च कर दिया, अगर ऐसी सिचुएशन हो गई तो कैसे दोनों कंट्रीज़ को पता चलेगा कि ये हमला नहीं है, ये युद्ध का बुलावा नहीं है और कोई गलती हुई है। तो इस सिचुएशन में सबने सोचा कि अब टाइम आ गया है कि वर्ल्ड अफेयर के अंदर आमने सामने बैठ के यूएसए और यूएसएसआर को बात करनी पड़ेगी। तो यूएसए और यूएसएसआर दोनों ने सोचा कि अब हमें इकट्ठे बैठकर बात करनी पड़ेगी। इन दोनों ने कम्युनिकेशन करी कि एक दूसरे को बताया कि मेरे पास इतने वेपन्स है, तुम्हारे पास इतने वेपन्स है, अपने मिलिट्री बेसिस के बारे में एक दूसरे को बताया। क्यों बताया? कि कोई एक्सीडेंटली वॉर ना हो जाए। तो इन दोनों ने एक दूसरे को अपनी सारे एटॉमिक बॉम्ब्स के बारे में बताया, हमारे पास ये है, मिलिट्री बेसिस बताए और 3-4 ट्रीटीज साइन करी, जिसके बारे में 3 ट्रीटी के बारे में हमें अपने कोर्स में पढ़ना है। फर्स्ट ट्रीटी साइन हुई, इस ट्रीटीज को क्या बोला गया? आर्म्स कंट्रोल। देखो पहले तो इतने सारे एटॉमिक बॉम्ब्स इकट्ठे कर लिए इन्होंने अपने पास, अब कहने लगे कि भैया ने कंट्रोल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर जो वॉर है वो हमें नहीं होने देना है। तो आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी साइन होनी शुरू हुई 1960s से। पहली ट्रीटी साइन हुई हमारी LTBT, जिसका मतलब है लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी। देखो जो न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं उन्हें टाइम टू टाइम टेस्ट करना पड़ता है, या तो अंडरग्राउंड होते हैं या वाटर के अंदर होते हैं या आउटर स्पेस में होते हैं। तो लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी यानी कि अब टेस्टिंग जो है न्यूक्लियर वेपन्स की वो कम हो जाएगी। दूसरी बनी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी क्या है कि एक टाइम पीरियड सेट कर दिया, उससे पहले जिन लोगों के पास न्यूक्लियर वेपन्स है सिर्फ वही अपने पास न्यूक्लियर वेपन्स रख सकते हैं, बाकी अब कोई और जो कंट्री है वो न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बना सकते, यानी कि अब न्यूक्लियर वेपन्स बनाने पे रोक लगा दिया। थर्ड थी हमारी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। बैलिस्टिक मिसाइल वो होते हैं जैसे कि हवा में से कोई मिसाइल आ रहा है तो दूसरा मिसाइल भेज के उसको वहीं एटमॉस्फेयर में ही खत्म कर देने को बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। तो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी में ऐसा कुछ हुआ कि बैलिस्टिक मिसाइल्स बनने अब बंद हो जाएंगे। ये ट्रीटी भी यूएसए और यूएसएसआर के बीच में साइन हुई थी। एंड इन सब की जो डेट्स है वो तुम्हें लर्न करनी है। बुक का जो लास्ट पेज है उस पर इन सब जो ट्रीटीज़ और उनकी डेट्स लिखी है वो लिखी हुई है, तो वो तुम्हें लर्न करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा कि पहले इन्होंने इतने सारे आर्म्स बनाए और फिर इन्होंने आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटीज साइन करी, जिनके बारे में हमारी बुक में बताया हुआ है। सो विद दिस हमारा टॉपिक अरेनाज ऑफ द कोल्ड वॉर कंप्लीट हो गया है। अब हमें पढ़ना है चैलेंजेस टू बाइपोलैरिटी, अपना नेक्स्ट टॉपिक। इसमें मेनली हम नैम के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि हमारा फर्स्ट वर्ल्ड था नेटो का, सेकेंड वर्ल्ड था वार्सो पैक्ट का, एंड थर्ड वर्ल्ड बन गया था हमारा नैम। तो लेट्स स्टडी अबाउट द, तो आप पढ़ते हैं चैलेंजेस टू बाइपोलैरिटी। पहले चैलेंज मतलब तो हमें पता है किसी चीज़ को चैलेंज करना। बाइपोलैरिटी का मतलब एक बार फिर से बताती हूँ। बाइपोलैरिटी मतलब देखो हमारा जो वर्ल्ड है उसके 2 पोल्स हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो हमारा वर्ल्ड बाइपोलर वर्ल्ड बन गया था, यानी कि हमारे वर्ल्ड में 2 सुपर पावर आ गई थी। एक पोल पे आके यूएसए बैठ गया था और दूसरे पोल पे हमारा यूएसएसआर बैठ गया था। अब इसको चैलेंज करने कौन आया? ये जो दोनों के अलाइन सिस्टम थे, ये जो दोनों अपने गैंग्स बना रहे थे, इसको चैलेंज करने आया हमारा नैम, यानी कि नॉन अलाइनमेंट, जो हमारे चैप्टर के नेम में बताया गया। नॉन अलाइनमेंट वो कंट्रीज थी जिन्होंने कहा कि हमें किसी की चमचागिरी नहीं करनी है, ना ही हमें यूएसए के चमचा बनना है, ना ही हमें यूएसएसआर का। क्यों? क्योंकि अभी अभी उन्होंने ब्रिटिशर्स से खुद को छुड़वाया था। जैसे कि इंडिया नैम का मेंबर है, अभी अभी तो हमने कहा अंग्रेजों भारत छोड़ो, हमें छोड़ के जाओ, और अब हम फिर से क्या यूएसए या फिर यूएसएसआर के नीचे झुक जाए। तो वो कंट्रीज ने नैम बनाया और नैम ही सबसे बड़ा चैलेंज था हमारे बाइपोलैरिटी का। तो हमें कोल्ड वॉर ने थ्रेट तो कर दिया था कि ये पूरी जो वर्ल्ड है उसको 2 ब्लॉक्स में डिवाइड कर देगा। एक रे ऑफ होप निकल के आई हमारी नॉन अलाइनमेंट, यानी कि थर्ड वर्ल्ड बना हमारा, फर्स्ट वर्ल्ड, सेकेंड वर्ल्ड एंड थर्ड वर्ल्ड। तो ये जो हमारा थर्ड वर्ल्ड नैम था, इसने हमें एक रे ऑफ होप दिखाई कि ये बचा सकता है हमें किसी भी अलायंस सिस्टम का मेंबर बनने से। तो लैटिन अमेरिका की कंट्री, एशिया की कुछ कंट्रीज और अफ्रीकन कंट्रीज भी अलायंस को ज्वाइन नहीं करना चाहती। देखो ये जो वो टाइम था जब लैटिन अमेरिका है ना, साउथ अमेरिका, वहाँ की कंट्री, मेक्सिको वगैरह हो गए, वहाँ पे बहुत गरीबी थी और वो कंट्रीज़ अभी अभी आज़ाद हुई। अफ्रीका के जैसे साउथ अफ्रीका आज़ाद हुआ और एशिया की कुछ कंट्रीज़ जैसे कि इंडिया हो गई, उन लोगों को आज़ादी मिली। तो अब इन लोगों ने सोचा कि हम किसी अलायंस को ज्वाइन नहीं करेंगे एंड ये लोग नैम का मेंबर बने। तो जो नैम था, नैम बनने की किसके दिमाग में आया? तो जो 3 फ्रेंड्स थे उनके दिमाग में आइडिया आया कि हम एक अपना अलग नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। कौन वो 3 फ्रेंड्स थे हमारे? यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टिटो, इंडिया के जवाहरलाल नेहरू और इंडो
इंडोनेशिया के सुकर्मो, इन लोगों ने स्टार्ट करा नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। धीरे धीरे 2 मेंबर्स और इसमें ऐड हुए हमारे घाना के वेम नकरमुआ। तो इन 5 लोगों ने मिलकर हमारे इजिप्ट के गामा अब्देल, इन 5 फ्रेंड्स ने मिलकर स्टार्ट करा अपना नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। इन सब 5 कंट्रीज ने कहा कि हम किसी अलायंस को फॉर्म नहीं करेंगे और हम अपना नॉन अलाइनमेंट यानी कि हम थर्ड वर्ल्ड के अंदर रहेंगे। तो फर्स्ट समिट हुई थी हमारी नॉन अलाइनमेंट की। समिट मतलब होता है असेंबली, अब इकट्ठे मिलकर बातचीत तो ये करेंगे। फर्स्ट समिट हुई थी 1 मार्क क्वेश्चन के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी, 1961 में बेलग्राडे के अंदर। बेलग्राडे के अंदर 1961 में इनकी फर्स्ट समिट हुई थी, जो 25 लोगों ने अटेंड करी थी, यानी कि 25 कंट्रीज ने अटेंड करी थी। और धीरे धीरे जो ये नॉन अलाइनमेंट था, यानी कि ये जो थर्ड वर्ल्ड था, इसके अंदर और मेंबर्स आते रहे। ये जो हमारा नाम है 1961 में सिर्फ 25 लोगों ने अटेंड करी, और धीरे धीरे जैसे ही लैटिन अमेरिका की, एशिया की, अफ्रीका की कंट्रीज़ को आज़ादी मिलने लगी तो और लोग इसके अंदर एंटर होने लग गए। तो इसकी जो रेशियो था, जैसे कि 25 से समझ लो आप 50 हो गया होगा, जितना भी इसके मेंबर्स बढ़ने लग गए, तो सब लोगों ने नाम के ऊपर क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। कहा कि तुम हमें तो मना कर रहे हो कि कोई अलायंस मत बनाओ, फर्स्ट वर्ल्ड मत बनाओ, सेकेंड वर्ल्ड में, और तुम खुद क्या कर रहे हो, तुम खुद भी तो अपने मेंबर्स इकट्ठे कर रहे हो, तुम अपने गैंग मेंबर्स बढ़ा रहे हो। तो नाम को जो प्रिंसिपल्स थे, नाम का प्रिंसिपल क्या था कि हमें किसी अलायंस को नहीं ज्वाइन करना है। एक ही प्रिंसिपल था नाम का कि हमें किसी का चमचा नहीं बनना है, और अब ये अपने ही मेंबर्स इकट्ठे कर रहे थे। तो नाम के प्रिंसिपल के ऊपर ही क्वेश्चन मार्क लग गया कि व्हाट आर यू डूइंग। तो जब बोला गया नाम को कि एक्सप्लेन करो व्हाट काइंड ऑफ ग्रुप यू आर, तो नाम ने कहा दैट हम अपने बारे में वो बात बताएंगे जिसको हम फॉलो नहीं करते हैं। तो उन्होंने 2 बातें कही, नाम के जितने भी लीडर्स थे उन्होंने 2 बात कही कि हम 2 चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं। वो क्या है? आइसोलेशनिज्म एंड न्यूट्रलिटी। उन्होंने कहा कि इफ़ यू वांट टू नो अबाउट अस, अगर तुम्हें हमारे बारे में जानना है तो ये समझ लो कि ना ही हम न्यूट्रल है एंड ना ही हम आइसोलेटेड है। न्यूट्रल मतलब क्या होता है? जैसे कि किसी भी बात के ऊपर अपने स्टैंड ना देने को न्यूट्रल कहते हैं। अगर कोई कंट्री न्यूट्रल बन जाए तो मतलब वो क्या करती है, ना ही वो किसी वॉर में पार्ट लेगी, ना ही वो किसी वॉर पे अपने व्यूज़ देगी। जैसे मान लो कि घर में लड़ाई हो रही है, तुम दोनों भाई बहनों के बीच में, और मम्मी कह रही है लड़ो मरो जो मर्जी करो, तो उस तरीके को कहते हैं हम न्यूट्रल होना, जबसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो नाम की कंट्रीज़ ने कहा कि हम न्यूट्रल नहीं हैं, हम वर्ल्ड के हर एक अफेयर्स के अंदर अपना योगदान देते हैं। जैसे कि जब कोरियन वॉर के अंदर हमारे जवाहरलाल नेहरू ने नेगोशिएशन कराई, तो मतलब हम न्यूट्रल थोड़ी हैं। और दूसरी चीज़ हुई आइसोलेट होना। आइसोलेट होना मतलब जैसे अपने कमरे में अपने आप को बंद कर लो, या फिर पूरे के पूरे वर्ल्ड से अपने आप को डिस्कनेक्ट कर दो, उसको आइसोलेट होना कहते हैं। किसी से बातचीत ही मत करो, ना कुछ करो, तो उसको आइसोलेट होना कहते हैं। तो नाम की कंट्रीज़ ने कहा ना ही हम आइसोलेटेड है। आइसोलेशन परफॉर्म करी थी अमेरिका ने टिल 1787। वर्ल्ड वॉर 1 में आने से पहले हमारा जो अमेरिका था, 1781 से वर्ल्ड वॉर 1 में आने तक जो अमेरिका था वो आइसोलेटेड और आइसोलेशनिज्म को फॉलो करता था। तो नाम ने कहा ना ही हम न्यूट्रल है और ना ही हम आइसोलेशनिज्म को फॉलो करते हैं, यही हमारी डेफिनेशन है और यही हमारे प्रिंसिपल्स हैं। तो न्यूट्रलिटी मतलब क्या होता है? रिमेनिंग अलूफ फ्रॉम वॉर, यानी कि वॉर से दूर रहना। तो हमारे कोल्ड वॉर एरा के टाइम पे काफ़ी सारी नॉन अलाइनमेंट कंट्रीज़ ने वॉर में पार्ट लिया था। और नो स्टैंड और वॉर, तो इंडिया हमेशा अपने पॉइंट ऑफ व्यू देता है वॉर के ऊपर। और इंडिया हैव ऑलवेज प्रैक्टिस्ड पार्टिसिपेटेड इन वॉर, इंडिया ने काफ़ी सारे वॉर्स में पार्टिसिपेट भी करा है। तो नाम न्यूट्रल तो है ही नहीं। और आइसोलेट होना मतलब कि अपने आप को बंद कर लेना। तो किसी भी नाम की कंट्री ने आइसोलेशनिज्म को भी फॉलो नहीं करा। तो इससे क्लियर हो गया कि जो नाम के ऊपर जो ये सारे आरोप लग रहे थे वो गलत है। नाम ने अपनी जो सच्चाई थी वो दे दी। सो विद दिस हमने चैलेंजेस टू बाइपोलैरिटी भी पढ़ लिया कि इन दोनों जो सुपर पावर थी इनको चैलेंज करने आया हमारा नाम, उसमें से इंडिया भी उसका पार्ट था। सो विद दिस हमारा 2 टॉपिक्स कंप्लीट हो गया। बस लास्ट 2 टॉपिक्स पढ़ने, जिसमें हम पढ़ेंगे कि नाम धीरे धीरे एक इकोनॉमिक ग्रुप में कन्वर्ट हो गया, यानी कि इसने अपने जो प्रिंसिपल्स थे उसके अंदर इकोनॉमी को भी ऐड कर लिया। लेट्स स्टार्ट करते हैं न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। देखो जो नाम की जितनी भी कंट्रीज थी ना, उनको क्या कहा जाता है? LDCs, यानी कि लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज ही उस समय पे नाम का पार्ट बनी थी। वो LDC क्यों थी पहले ये जान लो, क्योंकि जितनी भी ये कंट्रीज थी जैसे लैटिन अमेरिका की, एशिया की, अफ्रीका की, इनके ऊपर कॉलोनियलिज्म का रूल था, यानी ब्रिटिशर्स इन पर राज कर रहे थे और इनके देश को बिल्कुल एक्सप्लॉइट कर गए थे। हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, इंडिया को ब्रिटिशर्स बिल्कुल एक्सप्लॉइट करके गए थे। तो इसलिए इन कंट्रीज के अंदर बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं बचा था। तो एक तो इन्हें यूएसएसआर से दूर रहना था। दूसरी प्रॉब्लम इनके लिए क्या थी कि
इन्हें अपनी इकोनॉमी को भी स्टेबल करना था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज जो नैम कंट्रीज़ के सामने था कि एक तो वो LDCs थी, दूसरा इन्हें अपनी इकोनॉमी को लिफ्ट करना था, आप यहाँ देख सकते हो, एंड नेक्स्ट था कि इनको अपनी पॉवर्टी को कम करना था। तो इन लोगों के लिए डेवलपमेंट लाना बहुत ज़रूरी हो गया था, और बिना डेवलपमेंट के अगर ये डेवलप नहीं होंगी, ये अगर LDCs ही रहती तो जो ये बड़ी बड़ी कंट्रीज़ थी इनको सप्रेस कर सकती थी, यानी कि इनको नीचे झुका सकती थी। तो इनको हमेशा स्मॉलर स्टेट्स, यानी कि इनको स्मॉलर स्टेट कहा जाता है क्योंकि ये इकोनॉमिकली वीक थी, इनको हमेशा डिपेंडेंट रहना पड़ता बड़ी बड़ी स्टेट्स के ऊपर, यानी USA, USSR और जो ये ब्रिटेन हो गई, यूरोप की अमीर कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता। हमेशा स्मॉलर स्टेट्स को बड़ी स्टेट्स के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता अपनी ज़रूरतों के लिए। तो इन सब ने एक नया तरीका सोचा अपने आप को इकोनॉमिकली लिफ्ट करने का, और उस नए तरीके को बोला गया न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। ठीक है, तो ये ओरिजिनेट कब हुआ, ये आइडिया न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक का कब ओरिजिनेट हुआ? ये हुआ द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के अंदर, यानी कि UN, हमें पता है UN यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र जो है हमारा, जिसकी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस है, तो उसकी एक कॉन्फ्रेंस हुई, उसके अंदर ये आइडिया ओरिजिनेट हुआ। हर एक, जैसे पता है आपको, अभी भी UN की जो कॉन्फ्रेंस होती है उसमें सब लोग जाते हैं, तो उसमें आइडिया जनरेट हुआ। UNCTAD आपको याद रखना है, UNCTAD के अंदर एक रिपोर्ट पेश हुई। हमेशा कोई कॉन्फ्रेंस होती है तो उसमें कोई रिपोर्ट पेश होती है, तो उसमें रिपोर्ट पेश हुई 1972 के अंदर, जिसका नाम था, रिपोर्ट का नाम क्या था, ये सब 1 मार्क क्वेश्चन है। ठीक है, तो उस रिपोर्ट का नाम था टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट, एक नई ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। उस ट्रेड जो ये हमारी रिपोर्ट थी, कुछ नहीं था इसमें, बस 4 रिफॉर्म्स दिए गए थे। रिफॉर्म्स क्या होते हैं, देखो, चेंजेस या फिर मांगे होती हैं। 4 मांग रखी हमारी LDCs ने या फिर नैम की कंट्रीज ने पूरे वर्ल्ड के सामने। क्या थी वो 4 मांगे, अब पढ़ते हैं। तो 4 रिफॉर्म्स थे हमारे, कि उन्होंने कहा LDCs को कंट्रोल दो ओवर देयर नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कोल, पेट्रोलियम, गोल्ड वगैरह जितनी नेचुरल रिसोर्सेज है उस पर हमें कंट्रोल दे दो। पहले ब्रिटिशर्स और बाकी सारी सुपर पावर्स जो थी वो हमारी नेचुरल रिसोर्सेज कंट्रोल करती थी। दूसरा इन्होंने क्या मांगा, वेस्टर्न मार्केट का एक्सेस। क्या मतलब कि इन्होंने कहा कि जो बाहर के देश के जो मार्केट्स है, जैसे कि इंडियंस जो थे उनको अलाउ नहीं था कि वो ब्रिटिश के अंदर जाके या फिर किसी और कंट्री में जाके अपना सामान बेच सके, तो इन्हें कहा कि हमें जगह दो हमारा सामान बेचने की। ठीक है, तो वेस्टर्न मार्केट में एक्सेस मिले। नेक्स्ट चीज़ इन्होंने क्या मांगी, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम वेस्ट। इनके पास टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा, जैसे एटॉमिक बॉम्ब बनाते थे तो टेक्नोलॉजी भी इन पे बहुत थी, तो LDCs ने कहा कि हमें सस्ते रेटों पे आप टेक्नोलॉजीज दो। नेक्स्ट इन्होंने क्या कहा, अ ग्रेटर रोल इन द इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, जैसे इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन ना, वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, इन्होंने कहा इसमें हमें भी थोड़ा से दो, यानी कि हमारा भी इसमें इन्वॉल्वमेंट करो। पहले कोई भी LDC इन्वॉल्व ही नहीं थी इनके अंदर, तो ये इनकी मांग थी। तो जो फर्स्ट समिट हुई थी हमारी नैम की, उसमें कुछ भी रेलेवेंस नहीं थी इकोनॉमिक इश्यूज की, बस इन्हें अलायंस सिस्टम से फर्स्ट समिट थी, उसमें कोई भी बेलग्राड के अंदर हुई थी, इकोनॉमिक इशू पे कोई बात नहीं हुई थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि उन्हें बस उस समय पे अलायंस से दूर रहने वाली उन्होंने बात करी थी। बट 1970 में जो समिट्स होने लगी उसमें इकोनॉमिक इश्यूज के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगे, एंड एज अ रिजल्ट एक जो नैम था हमारा, एक प्रेशर ग्रुप बन गया, इकोनॉमिक प्रेशर ग्रुप की तरह डेवलप होने लग गया। इसने जो थर्ड वर्ल्ड था और अपने आप को एक नई पहचान दी, किसकी? इकोनॉमिक प्रेशर ग्रुप की। ये जो सुपर पावर्स थी और बड़ी वेस्टर्न कंट्रीज रिच जो थी उस पर दबाव डाल के अपनी बातों को मनवाते थे। बट 1980s के अंदर, लेट 1980s में, तो इनका जो प्रेशर ग्रुप का जो रेलेवेंस था वो फेड होने लग गया, यानी कि जो इनकी पहचान थी वो कम होने लग गई। क्यों? क्योंकि वी ऑल नो दैट ये बहुत ही ज़्यादा लीस्ट डेवलप कंट्रीज थी उस समय पे, तो इनका से कम होने लग गया था। क्यों होने लग गया था? क्योंकि जितनी भी सुपर पावर थी और जितनी भी अमीर अमीर कंट्रीज़ थी वेस्ट की, ये सब इकट्ठी होकर इनको प्रेशराइज करती थी। तो धीरे धीरे काफ़ी समय तक, 10 साल तक तो इन्होंने अपनी बातें मनवाई, बट धीरे धीरे जो नैम था उसकी रेलेवेंस एज अ इकोनॉमिक प्रेशर ग्रुप कम होने लग गई। तो नैम धीरे धीरे फेड हुआ। कब फेड हुआ? ये जब बाकी सारी वेस्टर्न कंट्रीज जो थी वो यूनाइट हो गई, तो उन्होंने नैम को दबा दिया। सो विद दिस हमारा न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर कंप्लीट हो गया। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। इंस्टाग्राम पे सब नोट्स डले हुए हैं, इसके पूरे क्वेश्चंस के, नैम के हैंड रिटन और टाइप्ड, हिस्ट्री के, इको के, इंग्लिश के, सबके नोट्स है, तो आप जाके इंस्टाग्राम पे चेक कर सकते हो। एंड लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक। पढ़ते हैं अपने चैप्टर का, जिसका नाम है इंडिया एंड द कोल्ड वॉर। देखो, ये पूरी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बुक में हर चैप्टर के एंड में हम इंडिया का रिलेशन देखेंगे
जिस भी चैप्टर पे जिस भी बारे में हम टॉपिक में बात कर रहे हैं। तो जैसे इसमें कोल्ड वॉर की बात करें तो इंडिया और कोल्ड वॉर का रिलेशन हम देखेंगे। तो हमें बताया है कि इंडिया का कोल्ड वॉर की तरफ 2 फोल्ड रिस्पॉन्स था, यानी कि 2 पहलू थे हमारे इंडिया के रिस्पॉन्स के टुवर्ड्स द कोल्ड वॉर। एक तो ये था कि इंडिया हमेशा ये कहता था, नंबर 1 क्या है, स्टे अवे फ्रॉम अलायंस सिस्टम, कि हमें किसी भी अलायंस को ज्वाइन नहीं करना। अलायंस मतलब गैंग, ना ही यूएसए का गैंग ज्वाइन करना है नेटो, ना ही यूएसएसआर का जो गैंग ज्वाइन करना है वॉर्सो पैक्ट। ठीक है। सेकंड क्या था, इट रेज वॉइस अगेंस्ट न्यूली इंडिपेंडेंट डीकोलोनाइज कंट्रीज इन ज्वाइनिंग अलायंस, यानी कि अगर कोई नई इंडिपेंडेंट कंट्री है, जैसे कि साउथ अफ्रीका अगर अभी डीकोलोनाइज्ड हुआ, ब्रिटिशर्स उसे छोड़ के गए, तो इंडिया उसको जाके बोलता था कि तुम प्लीज अलायंस को ज्वाइन मत करो, तुम नैम में आओ, जिससे कि हम लोग ये अलायंस सिस्टम को खत्म कर पाए। तो इंडिया चुप नहीं रहता था। अगर कोई कंट्री को फ्रीडम मिलता था तो वो उसे जाके कहता था कि कोई अलायंस ज्वाइन मत करो, नैम को ज्वाइन करो, जिससे कि अलायंस सिस्टम कमजोर हो, जिससे कि सुपर पावर की पावर्स कमजोर हो। ठीक है। और क्या था, इंडिया जो था वो कहता था कि हम नीदर पैसिव है नॉर इनएक्टिव है। पैसिव मतलब क्या है, सोया हुआ। ये मत समझना कि अगर हम अलायंस ज्वाइन नहीं करें, यानी कि हम कोल्ड वॉर में ज्यादा हिस्सा नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम पैसिव यानी कि सोए हुए हैं, या फिर इनएक्टिव हैं। इनएक्टिव भी नहीं है, बिकॉज वी ऑल नो दैट जवाहरलाल नेहरू ने इतनी बार डिप्लोमेटिक कॉन्फ्रंटेशंस करी हैं। जब भी कोरिया वॉर हुआ या कोई भी वॉर हुआ तो हमेशा इंडिया जाके बातचीत करा के कॉम्प्रोमाइज कराता था। तो पैसिव और इनएक्टिव तो हमें मत समझना। थर्ड चीज क्या थी कि नॉन अलाइनमेंट वॉज नॉट अ पॉलिसी ऑफ फ्लीइंग अवे। इंडिया ने क्या बोला कि नॉन अलाइनमेंट मतलब ये नहीं है, जो हमारा थर्ड वे वर्ल्ड बना है इसका मतलब फ्लीइंग अवे नहीं है। मतलब ये नहीं कि हम कुछ भाग रहे हैं, हम किसी चीज से पीछे मुड़ रहे हैं या फिर अपना मुंह मोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम बस अपनी पहचान बना के रख रहे हैं, दैट इज द नॉन अलाइनमेंट। हमें किसी का चमचा नहीं बनना है, दैट इज नॉन अलाइनमेंट। ठीक है। और इंडिया वॉज ऑलवेज डेयर टू रिड्यूस कोल्ड वॉर टेंशन। ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोल्ड वॉर की टेंशन हो रही है और इंडिया ने कुछ कॉम्प्रोमाइज कराने को या अपनी तरफ से कोई इनिशिएटिव दिखाने को मना करो। हमेशा जो कोल्ड वॉर की जो टेंशन्स थी उसको स्मूथ करने के लिए इंडिया कुछ ना कुछ करता रहता था। और जो हमारे जवाहरलाल नेहरू थे ना, वो हमेशा उनका एक ही मोटिव और एजेंडा था पूरे कोल्ड वॉर के टाइम पे। वो नैम में भी हमेशा यही कहते थे दैट देयर शुड बी अ जेन्युइन कॉमनवेल्थ ऑफ फ्री एंड कोऑपरेटिंग नेशन। जेन्युइन मतलब एक जेन्युइन, कॉमनवेल्थ मतलब कि इक्वालिटी हो, ऑफ फ्री एंड कोऑपरेटिंग नेशन, यानी कि वर्ल्ड ऐसा बन जाए कि ना कोई कंट्री बहुत ज्यादा अमीर हो, ना कोई बहुत ज्यादा गरीब हो, कोई किसी के ऊपर राज ना करे, एक जेन्युइन कॉमनवेल्थ बन जाए और फ्री एंड कोऑपरेटिंग नेशन, सब एक दूसरे के साथ अच्छे से कोऑपरेट करके रहे। ये जवाहरलाल नेहरू का आइडिया था। 1 मार्क क्वेश्चन में आएगा तो आप लिख सकते हो उनका आइडिया क्या था, जेन्युइन कॉमनवेल्थ ऑफ फ्री एंड कोऑपरेटिंग नेशन, ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है। अब जो ये नाम था, हमें क्या फायदा मिला नाम को अडॉप्ट करने का। जैसे अलायंस सिस्टम फॉर्म करने पे तो बहुत सारे फायदे मिल रहे थे, इकोनॉमी के, मिलिट्री एड, तो नाम से भी हमें 2 फायदे मिले थे जिनके बारे में आपके बुक में बताया गया है। यहाँ पे मैंने लिखे हैं, लेट्स स्टडी। फर्स्ट ये था कि इंटरनेशनल अरेना के अंदर, यानी कि यूनाइटेड नेशन में और बाकी इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर हम अपने फैसले, अपने डिसीजंस खुद ले सकते थे। अपने जितने भी स्टैंसेस थे वो खुद ले सकते थे। सुपर पावर को नहीं सोचना था हमारे बारे में। इससे पहले तक जितना भी इंडिया का डिसीजन हुआ था वो ब्रिटिशर्स लेते थे। अब हमारा नैम ने क्या करा, हमारे सारे के सारे डिसीजंस लेने की पावर नैम ने हमें दे दी। हमने यूएसए और यूएसएसआर को नहीं दी। सारे के सारे इंडिया के डिसीजन इंडिया ही लेता था। फर्स्ट तो ये हो गया। क्या चाहिए था हमें जब अंग्रेज हमारे पर कब्जा करते, यही तो चाहिए था कि हमें हमारे डिसीजन लेने की पावर दो, वो मिली। सेकंड क्या था कि बैलेंस कर पा रही थी सुपर पावर को। अब ये जो दोनों यूएसए और यूएसएसआर हो गए थे ना, दोनों ही इंडिया को अपनी तरफ करना चाहते थे। तो इंडिया की अपनी मर्जी चलती थी। अगर उसे कभी यूएसए से काम होता था तो उससे अपना काम निकलवा लेता था, और यूएसएसआर से होता तो यूएसएसआर से निकल। तो बैलेंस कर रहा था इन दोनों पावर्स को, तो हमारा तो फायदा हो ही रहा था। तो इस वजह से जो हमारा नाम है ना, ऐसा नहीं है कि नाम के कोई क्रिटिसिज्म्स नहीं थे। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनेगी उसके क्रिटिक्स भी होते हैं, सपोर्टर भी होते हैं। तो नाम के क्रिटिसिज्म्स पढ़ते हैं जो कहते थे कि नाम गलत है। वो कहते थे कि नाम अनप्रिंसिपल्ड है। जैसे पहले मैंने आपको न्यूट्रलिटी आइसोलेशनिज्म पढ़ाया, वही है। कहते थे नाम का तो कोई प्रिंसिपल ही नहीं है, ये दोगला है, थाली का बैंगन है नाम, ऐसे कहते थे। ठीक है। तो इंडिया ने कहा कि नाम कोई अनप्रिंसिपल नहीं है। हम हमेशा कोई भी इशू होता है तो उस पर अपना फर्म स्टैंड दिखाते हैं। जैसे कि कोरियन वॉर में कॉन्फ्रंटेशन कराई, और जितने भी इंडिया के डिप्लोमैट्स होते हैं, जैसे कि जो राजदूत होते हैं, वो हमेशा जाके दूसरी कंट्रीज
कंट्रीज़ को समझाते थे कि वॉर हमें नहीं करना चाहिए। दूसरा, हमारे ऊपर क्या आरोप लगा कि हम कॉन्ट्रडिक्टरी पोस्चर करते हैं, यानी कि जो कहते हैं उससे उल्टा करते हैं, हम हिपोक्रेसी को फॉलो करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इंडिया ने फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन कर ली थी, 20 साल की फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन कर ली थी यूएसएसआर के साथ। ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप अप्रैल 1971 में हुई थी। 1 मार्क 2 मार्क में बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 साल के लिए यूएसएसआर के साथ। तो जब इंडिया ने ये साइन करी तो सारे के सारे पीछे पड़ गए इंडिया के कि ये तो तुम बहुत गलत कर रहे हो, अनकॉन्ट्रडिक्टरी पोस्चर है ये। तो इंडिया ने क्यों साइन करी थी? इंडिया की अपनी मजबूरी थी। हमारा उस समय पे बांग्लादेश वॉर चल रहा था, 1970s में बांग्लादेश से वॉर हुआ था हमारा, पता है हमें, जब ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान वाला सीन हुआ था। तो बांग्लादेश वॉर के अंदर हमें इकोनॉमिक एड की ज़रूरत थी, हमें मिलिट्री की ज़रूरत थी। तो इसलिए इंडिया ने यूएसएसआर से मदद मांगी। हमेशा इंडिया और रशिया जो है, यूएसएसआर जो है, रिलेशंस अच्छे रहते थे इंडिया और यूएसएसआर के। तो उसने उससे मदद मांगी इंडिया ने और उसने दे दी। तो 20 साल की जो फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन हुई तो पूरा वर्ल्ड ये कहने लग गया कि तुमने तो वॉर्सो पैक्ट को ज्वाइन कर लिया, तुमने तो अलायंस ज्वाइन कर लिया और खुद तुम कहते हो कि किसी अलायंस को ज्वाइन नहीं करना है। तो फिर इंडिया आ गया और उसने कहा मैंने कोई अलायंस ज्वाइन नहीं करा है, मेरा फायदा हो रहा था तो इसलिए मैंने ट्रीटी साइन कर ली। और ये भी बोला कि ऐसा नहीं है कि अब कभी मुझे यूएसए से मदद मांगने की जरूरत पड़ेगी तो मैं यूएसए से भी अपनी मदद मांग लूंगा, मैंने कोई अलायंस ज्वाइन नहीं करा है, ऐसा इंडिया ने साफ साफ बोल दिया। तो क्रिटिसिज्म्स हमने पढ़ लिए हैं। और ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप क्यों साइन हुई थी हमें ये भी पता है, वॉर के टाइम पे मदद मांगने के लिए हमने ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन करी थी। सो विद दिस हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। चैप्टर के एंड में आपको बता रखा है, देखो ये जो नाम था, हमने देखा कि एलडीसीज यानी कि इतनी छोटी छोटी गरीब देशों ने मिलकर अपना एक थर्ड वर्ल्ड बनाया और उन्होंने चैलेंज करा हमारी 2 सुपर पावर्स को। तो ये कहा गया है कि अगर छोटे छोटे लोग यूनाइट हो जाए, यानी कि छोटी छोटी कंट्रीज भी यूनाइट हो जाए तो वो बड़ी सी बड़ी पावर को टक्कर दे सकती हैं। तो आपके चैप्टर के एंड में यही बताया है। और अब नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे एंड ऑफ बायपोलैरिटी में कि कैसे 2 सुपर पावर्स में से एक सुपर पावर खत्म हो गई और एक ही सुपर पावर रह गई। सो आई होप तुम्हें कोल्ड वॉर एरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेरी है तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे डीएम करके। आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी है। एंड प्लीज अपने हर एक क्लासमेट के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, बिकॉज अभी लॉकडाउन चल रहा है, हमें नहीं पता स्कूल कब खुलेंगे। तो आपको सारे फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना है। और नोट्स के बारे में भी उनको बता देना। इंस्टाग्राम पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को अच्छे से चेक कर लेना, हिस्ट्री का फुल सिलेबस मैंने पढ़ाया हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, हिस्ट्री की वीडियोस देखो, इको की देखो, पॉलिटिकल की देखो, एंड इंस्टाग्राम से आप अपने नोट्स ले सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी।